वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन सहानी है। मैं JRF हूँ कॉमर्स में एंड नेट इन मैनेजमेंट। आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कॉमर्स एग्जाम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं और इस टाइम पे आप चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज कर सके या कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ सके जो UGC नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने एनालिसिस किया है ऐसे टॉपिक्स का जो आपके कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है द कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, जो भी एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, यहाँ पे UGC नेट में पूछा जाता है जो आपका माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कुछ फैक्टर्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे क्या ये माइक्रो इन्वायरमेंट में आ रहा है या ये माइक्रो इन्वायरमेंट में आ रहा है। अभी पिछले ही साल 2019 में क्वेश्चन आए थे सोशल फैक्टर्स पे या सोशल इन्वायरमेंट में पूछा गया था ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, ये एक्ट 1986 में था लेकिन अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ है एंड 2019 में फिर से आया है। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इसके जो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन आता है। उसके साथ ही पेनल्टीज नई रिवाइज हुई हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि 10 लाख या 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इसमें पेनल्टी डिसाइड हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, इसमें आपको फीचर्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से क्या ये जॉइंट वेंचर है, क्या ये स्ट्रैटेजिक अलायंस है, क्या ये टर्नकी प्रोजेक्ट है, क्या ये फ्रेंचाइजी है। तो इनके फीचर्स और मीनिंग को, डिफरेंट मोड्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में अक्सर ये देखा गया है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, उसमें एक साइड में आपके जितने भी प्रोपाउंडर्स होते हैं उनका नाम दिया जाता है, दूसरी साइड में थ्योरीज का नाम दिया जाता है। जैसे कि एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी दी थी। वैसे ओहेलन हेक्सर और जो उन्होंने थ्योरी दी थी। तो आप इनके नेम और इनकी डेट ज़रूर में ध्यान कर लीजिएगा, प्लस ये थ्योरी किस बारे में है उसका एक मोटे तौर पे उसकी मीनिंग ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ FDI। टाइप्स ऑफ FDI में भी 2018 दिसंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए थे, मैच द फॉलोइंग था और उसमें बेसिकली बताना था कि जैसे कि वर्टिकल FDI है, बैकवर्ड है, हॉरिजॉन्टल FDI है, इसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक, इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जैसे आप जानते होंगे दो कंपोनेंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इनको देख लीजिएगा। इनके कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जो इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट, उसका फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियंस, कॉमन मार्केट, इनका मैच तो फॉलोइंग आ जाता है। आपको फीचर दे देंगे, पूछेंगे कि ये कॉमन मार्केट है, कस्टम यूनियन है, इसको रिकॉग्नाइज करें। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही साथ जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंटली है, जैसे कि एशियान, सार्क, नाफ्टा हो गया, इन सब पे जो मेन क्वेश्चन आते हैं, दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो वो आपसे डेट ऑफ फॉर्मेशन जरूर पूछते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा, इनकी मेंबर कंट्रीज या ऑब्जर्वर कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आपसे पूछ लेंगे कि फॉलोइंग कंट्रीज से इसमें से कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है, या मुझे याद है कि ना सार्क की ऑब्जर्वर कंट्री में से आया था क्वेश्चन। देखिए, ऑब्जर्वर कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो मेंबर तो नहीं होती लेकिन उनको एक अथॉरिटी दी होती है कि एक लिमिटेड एक्सटेंट तक वो जो सार्क जैसे हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में वो बोल सकते हैं। ठीक, तो आप ऑब्जर्वर कंट्रीज जिनकी देखिए कम है, जैसे सार्क की कमी है, आप उनको देख कर जाइएगा। ठीक है, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस आए आते हैं जैसे कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक,
IMF एंड वर्ल्ड बैंक वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए IMF में से तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अदर टॉपिक्स में मेंशन किया है कि IMF में वो SDR कोटा, SDR से पूछ लेंगे SDR क्या है, SDR में कौन सी कंट्रीज है। मैंने आपको अपनी वीडियो में कवर किया था IMF में कि 5 कंट्रीज होती हैं, फिर उन कंट्रीज का कितना कंट्रीब्यूशन है SDR के अंदर, ये पूछ लेते हैं। कोटा क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी के ऊपर कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स, इसमें क्या आता है, SDR आता है, गोल्ड आता है, तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी के कंपोनेंट्स पे। वर्ल्ड बैंक में जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज होती हैं, जो वर्ल्ड बैंक की आपकी मेंबर कंट्रीज होती हैं, 5 मेंबर कंट्रीज, IDA IFC हो गया आपका, और जैसे कि आपका मीगा हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनके भी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं, या इनकी वर्किंग पे क्वेश्चन आता है, या ये क्वेश्चन आता है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुए थे। इनको ब्रिटेन वुड्स सिस्टर्स बोला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी वीडियो बनाया, आप जरूर देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है WTO के ऊपर पिछले 2 बार से मैंने देखा है एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो है उसके फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। देखिए आपको 5 स्टेटमेंट्स या 5 ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछेंगे कि बताइए इसमें से ABCDEB कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव है। अब जो उसके जो वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप पढ़ के आपको लगेगा कि ये तो सब के सब लग रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से इसके ऑब्जेक्टिव मेनली देखिएगा, WTO की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स करके दिए हुए हैं, वहां से देखिए कि कौन से ऑब्जेक्टिव या फंक्शन WTO ने प्रोक्लेम करे हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि जो डंपिंग होती है उसके टाइप्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये वाली डंपिंग कौन से टाइप की है, क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डंपिंग है, इंटरमीडिएट डंपिंग है। साथ ही साथ जो स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन होता है, जैसे कि आपकी लोकल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, MNCs, ग्लोबल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनीज, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपके जो EPRG फ्रेमवर्क होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से। जो ये यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके जो नेट के एग्जाम में देखे जाते हैं। इस यूनिट में से काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट। इसमें सबसे पहले देखिए लिखा है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में देखा जाता है कि एक स्मॉल न्यूमेरिकल आता है फाइंड करने के लिए आपका न्यू पार्टनरशिप रेशियो, चाहे वो एडमिशन पे हो, रिटायरमेंट पे हो, डेथ पे हो पार्टनर्स की। साथ ही साथ आपको एक और टॉपिक से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स पे। अक्सर ये क्वेश्चन आपको हर NTA के एग्जाम में दिखेगा, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होता है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ईजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका न्यू पार्टनरशिप रेशियो, ये भी आसानी से निकल सकता है। साथ ही साथ आप जो री इशू वाले जो शेयर्स पे क्वेश्चन आते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक, जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट है इसमें से ये छोटे क्वेश्चंस ही अक्सर ज़्यादा देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे एक्विजिशन, मर्जर, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज है, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इनके मीनिंग एंड फीचर्स को देख लीजिएगा। देखिए अमेलगमेशन के अंदर जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट करती है तो एक होता है परचेज कंसीडरेशन। उस परचेज कंसीडरेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, उसमें से UGC नेट क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि आपके नेट एसेट मेथड हो गया, नेट पेमेंट मेथड हो गया, लमसम मेथड हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड हो गया। इन मेथड्स को पढ़ लीजिएगा कि हर एक मेथड में क्या होता है या इसके फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। परचेज कंसिडरेशन मेथड ऑफ अमेलगमेशन। ठीक, इसके बाद जो यहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस लिखा है, इसमें से भी छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि PV रेशियो क्या है, या ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, या सेलिंग प्राइस बताओ। छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनके फॉर्मूलाज जो है, जो आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चैप्टर है उसमें से देख के जाइएगा। इसके अलावा जी यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, MCV, MPV, MUV, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। इसमें से आपसे वो न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, फिर पूछते हैं एडवर्स है, फेवरेबल है। नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इजी होता है, स्कोरिंग होता है। प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही एक क्वेश्चन और बन के आते हैं जो कि होते हैं स्टैंडर्ड्स पे। ये जरूर देखिएगा। देखिए कुछ टाइप्स होते हैं स्टैंडर्ड्स के, एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड, एक होता है करेंट स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड। आपको एक फीचर दे देंगे,
फिर पूछेंगे ये इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड है, बेसिक, करंट या आइडियल। इनके स्टैंडर्ड्स के टाइप को देख लीजिएगा। उसके अलावा देखिए एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, काइजान अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, ये तीनों चीज़ें नई हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, इनके मीनिंग को तो एटलीस्ट देख लीजिएगा। इसके अलावा जो कैश फ्लो एनालिसिस है, इसमें से देखा गया है कि वो आपको कैश फ्लो एनालिसिस की 3 एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। वो आपको एक एग्जांपल देंगे और पूछेंगे कि अच्छा ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है या डिविडेंड पेड है, ये जो चीज़ें हैं ये किस में जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। इसको देख लीजिएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया है जो न्यूली एडेड है, IFRS, जैसे कि ऐड हुआ है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अक्सर मैच द फॉलोइंग आता है, वो आपको पूछेंगे, आपको दे देंगे कि इंटैंजिबल एसेट्स, लीज, आपको बताना होता है ये इंडियन स्टैंडर्ड 1 में है, 2 में, 3, 4, आपको बेसिकली मैच द फॉलोइंग करना होता है। तो प्लीज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक आप अपने दिमाग में रख के जाइए कि 1 to 10 किस किस को दिए गए हैं, ताकि अगर मैच द फॉलोइंग आए तो आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक, इसके अलावा जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग में आपके वाउचर्स के टाइप्स पे क्वेश्चन आ रहा है, प्लस जो क्या क्वालिफिकेशंस हैं ऑडिटर की, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर पे, जो आपका वाउचर है उसके टाइप्स पे यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है नंबर 3, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका तो आप पूरा चैप्टर करके जाइएगा। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आपके जो टाइप्स होते हैं, दैट इज प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, उनके अंदर भी जो आपकी जीरो इलास्टिसिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव इलास्टिसिटी, जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी में पूछ लेते हैं कि कौन सा किसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की पॉजिटिव इलास्टिसिटी होगी या सब्स्टिट्यूट गुड्स की नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी, इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। प्लस ये भी पूछ लेते हैं, मेजरमेंट पे आ जाते हैं क्वेश्चंस, मेजरमेंट पे या तो वो स्मॉल न्यूमेरिकल दे देंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दीजिए, या वो जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि परसेंटेज मेथड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो मेथड है एक एक्सपेंडिचर मेथड है, इस पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, वो आपसे एक आपको पूछेंगे कि अगर आपकी जो प्राइस है वो बढ़ रही है एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ, तब ये कौन सी डिमांड होगी। एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान रखिएगा। एक होता है पॉइंट मेथड, जिसमें आपसे वो पूछ लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट मेथड, आपने ये पढ़ा होगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। साथ ही साथ जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो इक्विलिब्रियम सेट होता है बजट लाइन के साथ, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व के अंदर ही आप जानते हो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक जो प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व होता है, दैट इज हम उसमें आता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसमें से और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो आपकी ये तो आपकी क्या कहते हैं कि ये ऑर्डिनल अप्रोच होगी, इंडिफरेंस कर्व जो कार्डिनल अप्रोच होती है उसके भी जो कंडीशंस होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से भी क्वेश्चन ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच दोनों में से पूछे जाते हैं। फिर जो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स लिखे हैं यहाँ पे, इसमें से ये पूछते हैं कि जो आपका LAC है अगर वो यू शेप्ड है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। अभी ही पिछले एग्जाम में मैंने देखा था कि स्टेटमेंट दे दिया था कि जो LAC कर्व होता है वो यू शेप होता है, रीजन डिक्लाइनिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लस उनका एक फेवरेट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए ये स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको मेंशन नहीं दिखेगा, जो चीज़ें मुझे लगी कि पूछी जाती है लेकिन सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, उनको मैंने भी लिखा है, आप उसको भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ जो आपकी डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स होती हैं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इनके क्या फीचर्स हैं इनको ध्यान रखिएगा। जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस स्किमिंग क्या होती है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होती है, इनको भी साथ में आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे आती है 4th यूनिट बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस फाइनेंस में जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें से एक स्मॉल न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला याद करके जाइएगा। या तो वो कहेंगे कि कैलकुलेट करो प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स, इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल न्यूमेरिकल आ जाता है।
कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी जो थ्योरीज हैं उससे क्वेश्चन अक्सर ये आता है उसकी अजम्पशंस पे, जो उसकी थ्योरीज है, इरेलेवेंस थ्योरी है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में से इसकी थ्योरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जैसे कि आपकी एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, एनपीवी, पे बैक पीरियड, इनके जो मेथड्स का जो डिस्क्रिप्शन है प्लस इनसे जो रिलेटेड फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज तो अक्सर मैंने देखा है कि मैच द फॉलोइंग में आपको दिख जाते हैं, एनपीवी दे देंगे, बाकी सबके फॉर्मूला दे देंगे और कहेंगे मैच करिए, ठीक। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड थ्योरीज जो है वॉल्टर की, गॉर्डन की थ्योरीज, इनको और भी किस नाम से जाना जाता है कि बर्ड आई व्यू थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके अजम्पशंस, थ्योरीज में देखिए अजम्पशंस में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं या उसके फॉर्मूला पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपका रिस्क लिखा है, यहाँ पे वो रिस्क में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो डिफरेंट रिस्क एक बिजनेस फेस करता है, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल फिक्स रिस्क, देन देयर इज बिजनेस रिस्क, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लिखा है, यहाँ पे जो आपका ये स्पॉट क्या होता है, स्पॉट से क्वेश्चन आता है। फॉरवर्ड क्या होता है, जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, इसको एक बार देख के जाइएगा जो आपका डेरिवेटिव मार्केट में से है। इसके अलावा कुछ और जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो वहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे कि ईओक्यू का कैलकुलेशन आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ईओक्यू का कैलकुलेशन। मिलर और मॉडल जो आपका कैश मैनेजमेंट पे मॉडल है, इस पे क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग साइकिल जो आपकी वर्किंग मैनेजमेंट पे है, इसकी जो स्टेजेस होती हैं उस पे क्वेश्चन आता है। लीवरेज पे आ जाता है, आपसे पूछ लेंगे फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए, ऑपरेटिंग लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज निकालिए। इस पे भी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। इसमें जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा है, यहाँ पे एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है मीन, मीडियन, मोड की, उसके साथ साथ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के जो डिफरेंट क्या कहते हैं स्टैटिस्टिशियंस ने, जैसे कि पियर्सन हो गया, स्पियर्समैन, इन सब ने फॉर्मूलाज दिए हैं, इन पे डायरेक्टली मैच करने के लिए आ जाता है कि ये अगर फॉर्मूला है तो किसने दिया है। इसके जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है स्क्यूनेस पे आप जरूर देखे जाइएगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे भी छोटा सा एक स्मॉल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, या वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, जैसे कि मुझे याद है एक स्टेटमेंट दी गई थी कि ओवरवेट एंड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसमें हाई नेगेटिव मतलब हाई इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब जितना ज़्यादा ओवरवेट होता है उतनी ज़्यादा कम इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए थे जिसमें उसमें था कि -0.8 या +0.8 ऐसे करके दिया गया था, या 0 या 1। तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सा कोरिलेशन सही होगा। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि एक तो नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, और हाई बोला है तो 0.8 हाई वैल्यू होती है, 0 और 1 प्लस 0.8 नहीं हो सकता। तो आप जो डिफरेंट कोरिलेशन के, जो मॉडरेट कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, इनकी जो वैल्यूज होती है उनको भी देख के जाइएगा। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है वो आपसे आइडेंटिफाई करने को पूछ लेंगे, सेकेंडरी डेटा के कौन से सोर्सेज हैं, इनको आइडेंटिफाई करिए। प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से क्वेश्चन आता है। अब हर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपको 4-5 के नाम दे देंगे, पूछेंगे कौन सा नहीं है, या किसी सैम्पलिंग का मीनिंग दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका स्टैंडर्ड एरर होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। प्लस जो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, जो आपके ये पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, सीधा सीधा वो आपसे पूछेंगे कि पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक को आप क्या कहते हैं, आप इसमें से फाइंड करिए। तो जैसे जेड टेस्ट, सी टेस्ट, अनोवा आपके पैरामीट्रिक होते हैं, काई स्क्वायर आपका नॉन पैरामीट्रिक है, और बाकी एक और चीज़ है, जितने भी जो ये नाम आपको दिखने को मिलेंगे ना, जैसे मैन वाइटनी, क्रेसल वॉलिस, ये सभी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही होते हैं। तो इनका आप एक बार पढ़ के जाइए कि कौन से पैरामीट्रिक और कौन से नॉन पैरामीट्रिक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है प्रिंसिपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑफ हेनरी फ्यूल, जो कि उन्होंने जनरल मैनेजमेंट पे दिए हैं।
उन पे क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपसे जैसे कि आपने देखा होगा टाइप्स होते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या आपकी हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, डायगोनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के मीनिंग को पढ़ के जाइएगा। एक जो नए क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं दैट इज ऑन थ्योरी ऑफ, जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई है इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर, इनका आइडेंटिफिकेशन के लिए किस ऑथर ने कौन सी थ्योरी दी है उसका नाम को आप पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये तो ऑल टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन में जितनी थ्योरीज दी गई हैं, लीडरशिप की जितनी थ्योरीज दी गई हैं, उनको आप पढ़ के जाइएगा। किसने दी है डायरेक्टली, वैसे तो नेम पूछ लेता है कभी कभी यूजीसी ने, डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि अगर ये मैस्लो जैसे कि हायरार्की थ्योरी है किसने दी है, मैस्लो ने दी है। आपकी जैसे बैलेंस थ्योरी है वो किसने दी है, डायरेक्टली नेम भी पूछ लेते हैं प्लस मीनिंग भी पूछ सकते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट में जैसे आप इसमें फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूडेड होता है, पर्क्स इंक्लूडेड होता है, क्लेम्स इंक्लूडेड होता है, वो आपसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने को कह देंगे कि इसमें से कौन सा फ्रिंज बेनिफिट है, कौन सा पर्क्स है, कौन सा क्लेम्स है। ठीक, परफॉर्मेंस अप्रेजल के जितने मेथड्स होते हैं उनको पढ़ के जाइएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज पार्टिसिपेटेड, प्रोडक्टिव एक्सेट्रा, इनको पढ़ के जाइएगा। अब जो नए क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं दैट इज ऑन पर्सनालिटी। आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि परसेप्शन एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज पे, या परसेप्शन एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज में, इस पे एक बार आप नजर डाल के जाइएगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से स्टेप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, या कौन से इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर। इसके अलावा क्वालिटी सर्कल, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। हॉर्न्स इफेक्ट, हैलो इफेक्ट, आपने मेरे ख्याल से सुना होगा, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिमिटेशंस में आते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हॉर्न्स इफेक्ट है या हैलो इफेक्ट है। Moving on to the unit 7, that is banking and financial institutions. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको यहाँ दिख रहा है कमिटीज, देखिए कमिटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा जैसे विमल कमेटी है, रंगाराजन कमेटी है, इन्होंने क्या क्या दिया है, जैसे किसी ने केवाईसी दिया है, रीजनल रूरल बैंक्स इंट्रोड्यूस करे, बेसिल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा उस केस में। ठीक, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जितनी भी आपकी किस कमिटी ने प्रपोज करी थी उसको डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जो भी कमिटीज आपके बैंकिंग फील्ड से एसोसिएटेड है उन सबको देख के जाएगा, या तो मैच द फॉलोइंग में अक्सर पूछा जाता है। आरबीआई के फंक्शंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे जो मैंने मनी मार्केट लिखा है, यहाँ पे जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपकी ट्रेजरी बिल्स, कॉल, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, इन सब पे उसके फीचर्स से उठ के ये कौन सा है, इसका जैसे आपको एक फीचर दे देंगे कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो आपको विद इन ईयर देना होता है, उसमें से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनपीएमए से, वेरी इंपॉर्टेंट, एनपीएमए से आपको उसकी कंडीशंस दी जाती हैं और आपको बताना कि कौन सी कंडीशन सही है गलत है, या जो टाइप ऑफ एसेट होती है एनपीएमए, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, एसिड-बी, बाकी और इसके अलावा भी जो बाकी आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या जो नॉर्मली आपके बैंक्स हैं जैसे पीएनबी, यूटीआई, एक्सिस बैंक, इन सब की जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है इन सबको प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और आपको अक्सर मैच द फॉलोइंग में मिल जाएंगे, आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि आईएफसीआई कब किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। इस पे यूजीसी नेट काफी क्वेश्चंस पूछता है। काफ़ी बार आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, बैंक्स किस ऑर्डर में इस्टेब्लिश हुए थे। इंश्योरेंस से यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या जो प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के जैसे कि सबरोगेशन पे, आइडेमनिटी पे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसके फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंश्योरेंस एक्ट 1999 है ये, आईआरडीए 1999, इससे पहले कौन सा एक्ट था, इससे पहले इंश्योरेंस एक्ट 1938 था, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं।
मूविंग ऑन टू यूनिट 8 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपकी जो मार्केट सेगमेंटेशन है उससे क्वेश्चन, जितने टाइप्स का सेगमेंट होता है, डेमोग्राफिक, जोग्राफिक या आपका जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्राइसिंग पॉलिसीज पे कि यहाँ पे पूछता है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, मार्जिनल प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। Pricing is important, very important topic from marketing segment. Marketing strategies another very important topic. Marketing strategies में आपसे अक्सर देखा जाता है, पूछा गया कि गुरिल्ला मार्केटिंग क्या है, नीच मार्केटिंग क्या है, नैनो मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। उसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग मॉडल्स हैं आपके डिफरेंट एडा, VIPS, डैगमार, ड्रिप, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनमें से आपसे सीधा पूछ लेंगे कि अगर एडा अप्रोच में डी का क्या फुल फॉर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन, या एडा अप्रोच किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पर्सनल सेलिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके प्रोसेस पे बताना होता है कि प्री अप्रोच या प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ये किस ऑर्डर में है, इनको ऑर्डर में लगाना होता है। सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक से आपसे पूछ लेते हैं कि कुछ आपको इसके एग्जाम्पल्स देंगे और पूछेंगे कि ये सेल्स प्रमोशन में आएगा, एडवर्टाइजिंग में आएगा, किस में आएगा, तो उसके एक बार रीड कर लीजिएगा बस। इसके अलावा जो मुझे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, टाइप्स ऑफ गुड्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, शॉपिंग, स्पेशलिटी, कन्वीनियंस, इनके फीचर दे देंगे, पूछेंगे इसमें से कौन सा गुड है। इसके अलावा जो GE बिजनेस मॉडल है, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस मॉडल, BCG मैट्रिक्स, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक होती है एंसॉफ मैट्रिक्स, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ब्रांडिंग पे क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में कि डुअल ब्रांडिंग क्या है, नेशनल ब्रांडिंग क्या है, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा रही है, तो आप ब्रांडिंग को भी देख के जाइएगा। नेक्स्ट इज यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, न्यूली इंट्रोड्यूस यूनिट। अभी तक तो यही मैंने देखा है कि इस यूनिट में से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इतने एडवांस या इतना ज़्यादा डिटेल के नहीं पूछे जा रहे, जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे, इतने टफ नहीं पूछे हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वो आपसे पूछ लेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, या वो आपसे पूछ लेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इस कैटेगरी में कौन सा है। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पूछ लेंगे कि आपको डिफाइन करना है गुड्स को अंडर, जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट में क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं इंक्लूडेड है, ठीक। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे प्रॉमिसरी नोट्स, चेक्स, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछेगा कि कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसके अलावा जो कंपनी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होता है उस स्टेप्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो कंपटीशन एक्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सी कंपटीशन एक्ट 2002, इससे पहले कौन सा एक्ट था, MRTP एक्ट था 1969, उसको रिप्लेस करने वाला है कंपटीशन एक्ट। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है उसके ऑब्जेक्टिव्स पे उठता है। आपसे पूछ लेंगे कि फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपटीशन एक्ट के और इसमें से कौन सा नहीं है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट और प्रमोशन ऑफ कंपटीशन ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। RTI एक्ट में से अभी पूछा गया था कि आपको बताना है मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट, कि RTI एक्ट के अंदर जो जैसे कि इंफॉर्मेशन डिफाइंड है उसमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है। गुड्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इनसे दिए जैसे पेटेंट्स एक्ट है उसको एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ GST में से आप रेट्स देख कर जाइएगा GST की, प्लस उसके अलावा कौन से अभी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है GST में, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। या ओवरऑल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओवरऑल इस यूनिट पे। एक साइड पे वो आपको दे देंगे एलिमेंट्स और दूसरे साइड पे आपको दे देंगे एक्ट्स, जैसे कि यहाँ लिखा उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर, ये किसका पार्ट है, सीधा पूछा, आपको मैच करना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है। पेटेंट्स किसका पार्ट है, ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट है। तो अभी वो ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस इस यूनिट में से पूछ के जा रहे हैं। लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन प्लानिंग यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट आई थिंक सो, एंड स्कोरिंग ऑल्सो। रेसिडेंशियल स्टेटस, जो रेसिडेंशियल स्टेटस है किस सेक्शन में है, रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इनकी क्या बेसिक कंडीशंस है, क्या डिजिटल कंडीशंस है, इनको देख लीजिएगा क्या कंडीशंस होती हैं। एग्रीकल्चर इनकम किस सेक्शन के अंडर आता है। देखिए जैसे मैंने देखा था अभी उन्होंने जो सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, देखिए जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस है, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्टेड इनकम हो गई, या जो डिफरेंट हेड्स हैं उनके सेक्शंस को आप ध्यान करके जाइएगा, उसकी ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा
कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फ्रॉम हाउस, इस पे बहुत ज्यादा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा गया कि अक्सर पूछ लेते हैं, या वो एचआरए, सिंपल आपको एचआरए का कैलकुलेशन देख लीजिएगा, उसकी जो कंडीशंस होती हैं उनको देख लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, स्कोरिंग भी होता है। प्लस डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक डिडक्शन को 80C से 80U तक देखिएगा, और कौन सी डिडक्शन किसको इंडिकेट कर रही है, उसके क्या रूल्स है इसको देख लीजिएगा, या वो इंडिविजुअली डिडक्शंस को पूछ लेते हैं या मैच द फॉलोइंग आपसे करा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाला जो ये सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं। सबसे पहले जो आपका ये डिडक्शन लिखा है दैट इज टीडीएस। टीडीएस से वो उसके जो सर्टिफिकेट नंबर से वो पूछ लेते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर 16A, 16AA, 16B कौन सा है और किसको रेफर कर रहा है, सैलरी पेमेंट को रेफर कर रहा है, नॉन सैलरी पेमेंट को रेफर कर रहा है। प्लस जो टीडीएस के जो रेट्स होते हैं उस पर भी क्वेश्चन देखा गया है इस सेक्शन में से। इसके अलावा जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है उसकी डेट्स आप देखकर जाइएगा और कितना परसेंटेज ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाता है, जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, और इसके साथ ही कितना परसेंटेज पे कर सकते हैं, इसकी डेट्स को भी देखकर जाइएगा। इसके साथ जो ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स है, इनकम टैक्स रिटर्न्स के जैसे ITR 1 से लेकर ITR 4 तक देख लीजिएगा। जैसे ITR 1 को अभी हाल ही में पूछा गया था कि सहज किसको कहते हैं, सहज ITR 1 को कहते हैं, और ये किससे रिलेटेड है, सुगम किसको कहते हैं, सुगम ITR 4 को कहते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा ये किससे एसोसिएटेड है, ये डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने कोशिश करी कि मैं हर एक यूनिट में से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकूं। अब इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं हो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन टॉपिक में से। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपका कोई भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम। बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज